तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है कि आइलब मोहम्मद पे जो भी गिरफ्तार हो रही हैं या जो भी लफड़े हो रहे हैं, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके बारे में जो है इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं अपने बयान में, ये चीज़ आप लोग सुन लें एक बार। और किस लिए ये लड़ाई हो रही है, क्यों इतनी जंग हो रही, क्यों आपस में लड़ रहे हैं, ये सब सारी बातें जो है इनके जुबान से ही आप लोग सुन लीजिए। उसके बाद जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है कि नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं किसी भी जात धर्म का बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार ये वीडियो देख लें आप, उसके बाद जो आप लोग खुद डिसाइड करें कि सही कौन है गलत कौन है। ठीक है, पहले एक बार इनकी बयान सुन लीजिए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये जो साजिशें हैं इन्हें समझने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है, और आप डरने वाले लोग भी नहीं है। मैं तो अलग ऐलान देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके हवाले से बोल के आया हूं और पूरे मुल्क में जाके ये कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं यहां खड़ा होकर कहना चाहता हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान बैठे हैं, हमारे तमाम सियासी साथी बैठे हैं, कि हुकूमतों ने आपको परेशान करने के लिए, आपको पामाल करने के लिए अपने तरीके बदल दिए हैं, अपने हथियार बदल दिए हैं, तो आपको भी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे। आपको अपनी लड़ाई के तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं रांची में खड़ा हूं। यह वह सरजमीन है जहां तकरीबन 3.5 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नजरबंद रह करके गुजारा है। इन आबो हवाओं में, इन फजाओं में मौलाना आजाद की खुशबू है, यहां उनके एहसास है। मैं इसलिए यहां खड़ा होकर के यह बात कह रहा हूं। मैंने जब देश की पार्लियामेंट में अपनी तकरीर शुरू की थी, तो उस समय भी मौलाना आजाद से शुरू की थी। मैंने कहा था कि 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर के जब मौलाना आजाद ने तकरीर की थी और ये कहा था कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, तो लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार के रख दी थी। और आज उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से सदा देनी पड़ेगी कि यह मेरी कब्र है, यह सरकार की जागीर नहीं है। यह सरकार जो आपकी इबादत गाहों को, आपके कब्रस्तानों को अपनी जागीर बना लेना चाहती है, दरअसल मुखालफत उस सोच के खिलाफ है। वो जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट इतने खतरनाक हैं कि अगर वो जमीन पर उतर गए और लागू हो गए तो हर शहर में, हर जगह ये सरकार एक अलग तरीके की फिरका परस्ती फैलाना चाहती है। हम लोग उसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने अपने अपने तौर पे खुद से पिटीशन फाइल किया है। मैं भी पार्लियामेंट में और लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पे लड़ रहा हूं, और हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं कि वो आईन का पास जरूर रखेंगे। लेकिन हर लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट और न्यायालयों तक ही नहीं लड़ी जाती। और मैंने तो पार्लियामेंट में भी छाती ठोक के यह बात कही थी कि आज जो आप कृषि कानून, आज जो आप ये वक्फ का कानून लेकर के आए हैं, इसी ठसक और इसी जिद के साथ आप देश की पार्लियामेंट में सीए का कानून भी लाए थे, और आपने ये
कहा था कि हम दूसरे मुल्कों में बसने वाले हिंदू भाइयों को हिंदुस्तान में ला करके उनको नागरिकता देंगे, उनको सिटीजनशिप देंगे। लेकिन मैंने उनकी पोल खोलते हुए यह बात कही थी कि पिछले 10 साल में 2000 हिंदू भाई भी आपसे नागरिकता मांगने के लिए नहीं आए। इसके उलट 15 लाख हिंदुस्तानियों ने पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी, दूसरे मुल्कों में जाकर के बस गए। यह अंजाम हुआ है उस कानून का। ऐसे ही कृषि कानून लेकर के आए थे, उसके फायदे गिनवाए थे पूरे मुल्क को उन्होंने। लेकिन आपको याद होगा, मैं सलाम करूंगा अपने देश के किसानों को कि उन्होंने दिल्ली की सरहद पर आकर के अपने तंबू गाड़ दिए। 700 किसान शहीद हो गए और एक दिन मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को अपने रूंधे गले के साथ देश से कहना पड़ा कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं। यह अंजाम हुआ उस कानून का। तो आप ये मत समझिए कि देश की पार्लियामेंट में कानून उन्होंने पास कर दिया तो अब आप खामोश होकर बैठ जाएंगे। नहीं, देश का आईन आपको ताकत देता है, आपको इजाजत देता है और आपसे कहता है कि अगर कोई कानून अवाम के खिलाफ है तो उस पर बात होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि पूरे मुल्क का मुसलमान एहतजाज कर रहा है और यह कह रहा है कि हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है। उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। यह जुल्म सहना नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है। क्योंकि इसी जमीन में जो खुददारी बोई है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मैं आज रास्ते में आ रहा था तो मैं दिल्ली के जामा मस्जिद में 1947 में उनका दिया गया भाषण, उनकी तकरीर पढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि जब मैं वहां खड़ा होऊंगा तो मैं दोनों को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करूं। 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे मौलाना आजाद की तकरीर, और 3.5 साल यहां नजरबंद रहते हुए उन्होंने जो सोचा, जो लिखा, शायद दोनों बहुत एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और आज तो बारिश भी हुई है। उन्होंने उस वक्त कहा था तकरीर करते हुए कि अजीजों, अपने दिलों को मजबूत बनाओ, अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने दिमागों में सोचने की आदत डालो। फिर देखो ये फैसले तुम्हारे लिए कितने फायदेमंद होंगे। ये देखो, मस्जिद के मीनारे तुमसे उचक उचक कर सवाल कर रहे हैं कि तुमने अपने तारीख के सफात को कहां गुम कर दिया है। अभी कल की ही बात है कि यही जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि यहां रहते हुए खौफ महसूस करते हो। अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। तुम्हारा खौफ बेजा है। मुसलमान और बुजदिली एक जगह जमा नहीं हो सकता। सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती है, न कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब हो जाने से डरो मत। अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो। यह ना कहो कि इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए हैं लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरण मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजालों की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम हाकिमाना इक्तिदार के मदरसे से वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करो। मैं कहता हूं कि जो उजले नक्शो निगार तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारा ही काफिला लाया था। उन्हें भुलाओ नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं, उनके वारिस बनकर रहो। समझ लो, तुम भागने के लिए तैयार नहीं तो फिर कोई ताकत तुम्हें नहीं भगा सकती है। आओ, अहद करो कि यह मुल्क हमारा है।
आओ अहद करो कि यह मुल्क हमारा है, हम इसके लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, क्या याद नहीं रहा कि तुम्हारा वजूद खुद में एक उजाला था? ये बादलों ने मैला पानी क्या बरसाया कि तुमने भीग जाने के डर से पायजामे ऊपर चढ़ा लिए? वो तुम्हारे ही इस्लाफ थे जो समुंदरों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला, आंधियां आई तो उनसे कह दिया कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान से भटकने की बात है कि शहंशाहों के गिरेबान से खेलने वाले आज खुद अपने गिरेबान से खेलने लगे हैं। अजीजों, मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है, वही 1400 बरस पुराना नुस्खा है, वो नुस्खा जिसको कायनात का मोहसिन लेके आया था। ये वो तकरीर है जो 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर मौलाना आजाद ने दी थी। मैं रांची में खड़ा था तो मुझे लगा कि इसे दोहराना जरूरी है। आप डरिए मत। एक लड़ाई पार्लियामेंट में, एक लड़ाई अदालत में, तो एक लड़ाई जमीन पर। आपकी इबादतगाहों के खिलाफ, आपकी दर्सगाहों के खिलाफ, आपके कब्रिस्तानों के खिलाफ कोई हाथ बढ़ता है तो आगे बढ़कर के उस पंजे से पंजा लड़ाओ और कहो कि हम इसके मुहाफिज हैं। हम अपने पुरखों की, अपने अजदाद की दान की हुई जमीनें, वक्फ की हुई जमीनें लूटने नहीं देंगे। हुकूमत कह रही है कि वो पसमानदा के हुकूक के लिए इस वक्फ में अलग से प्राविधान करेगी। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि बुनकरों के उद्योग को बर्बाद करने वाली यह सरकार, चाहे वो मालेगांव हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे इचलकरंजी हो, चाहे बनारस हो, चाहे मऊ हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे रांची हो, पूरे मुल्क में जो बुनकरों के हाथ में कारोबार था कि अपने हाथों के हुनर से वो लोगों के जिस्मों के लिए लिबास बनाते थे, उस पूरे रोजगार को बर्बाद कर दिया गया। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बुनकर जो हैं, ये भी तो पसमानदा समाज से आते हैं। अगर आप पसमानदा समाज की भलाई चाहते हैं तो जो इनकी सब्सिडी थी उसको बहाल करिए। आप कहते हैं कि आप मुस्लिम बहनों के हुकूक के लिए कानून लेकर के आए हैं और वक्फ में आप मुस्लिम बहनों को हिस्सा देंगे। नरेंद्र मोदी जी, हमें गुजरात की बेटी बिल्किस याद है। जब आप दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के 15 अगस्त को इस देश में महिला सशक्तिकरण पे भाषण दे रहे थे तो उसके महज 2.5 घंटे के बाद आपके गृह राज्य गुजरात में न सिर्फ बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे, बल्कि उनको आपकी पार्टी के नेता मालाएं पहना के उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और आप बात करते हैं मुस्लिम बहनों के हुकूक की। यह कहानी किसी और को सुनाइएगा नरेंद्र मोदी साहब। हम समझते हैं इस खेल को, हमारी नई नस्लें समझती हैं इस खेल को। यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए। रांची वालों, एक बात याद रखना कि जब वक्त पे कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो जीत उसमें यकीनन हमारी होती है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। खामोश मत होइएगा, डरिएगा मत, क्योंकि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए, आवाजें बुलंद बोलिए। इस देश के सिख भाई, इस देश के आदिवासी भाई, इस देश के दलित भाई, इस देश के पिछड़े और इस देश के अमन पसंद फॉरवर्ड क्लास के लोग भी आपके साथ हैं। वो इस लड़ाई में आपकी बाट जोड़ रहे हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं।